गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं। लाइफ प्रोसेस जो है चैप्टर 5 क्लास 10 लाइफ प्रोसेस में ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं हम लोग। लास्ट क्लास में हमने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कवर किया, ठीक है। इसमें हमने जाइलम एंड फ्लोएम डिस्कस किया। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स को हमको 3 भाग में बांटना होगा, ठीक है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि किन किन चीजों का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ना। सबसे पहले तो ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, डाइजेस्टेड फूड का, वेस्ट प्रोडक्ट का, इन सारी चीजें जो है वो बॉडी में सर्कुलेट करेंगी। यानी हमारे लंग्स से ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ऑक्सीजन लेकर के हर सेल तक जाएगा, सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ उसे लेकर के वापस में लंग्स तक पहुंचेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन ने जिस फूड को डाइजेस्ट किया उस डाइजेस्टेड फूड को हर सेल तक पहुंचाना है। इसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट है जैसे यूरिया, अमोनिया, उनको बॉडी से किडनी तक लेकर के जाना है। किडनी उसको फिल्टर करेगा और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको शरीर से बाहर निकालेगा, तो किडनी तक लेकर के जाना है। तो ये सारी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होना है इसमें, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, इसको हमको 3 भाग में बांटना होगा। पहला, वो कौन चीज है जो इन सब चीजों को लेकर के पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेगा, है ना। कोई तो एक ऐसा चीज होगा ना जो कि पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है इन सब चीजों को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर, वेस्ट प्रोडक्ट को लेकर, है ना। इन सब चीजों को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेगा, वो होगा हमारा ब्लड, ठीक है। पहले तो हमें ब्लड के बारे में पढ़ना होगा। दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा कि ये ब्लड किस पाइप में पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेंगे। कुछ तो एक होना चाहिए ना, जो मशीन जो होता है पाइप जैसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर ब्लड फ्लो करेगा। तो वो दूसरा पार्ट होगा जिसमें हम पढ़ेंगे आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। वो दूसरा चीज होगा जिसमें ब्लड फ्लो करेगा। तीसरा चीज होगा जो इनको पंप करेगा, ब्लड को, ऑक्सीजन ब्लड को बोलेगा जाओ पूरे सेल तक जाओ, और कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को फिर अपने आप में लेगा, ब्लड को पंप करना। तो वो चीज हम पढ़ेंगे, वो होगा हार्ट। यानी 3 भाग में ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम बटा है। सबसे पहले ब्लड, उसके बाद आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड देन हार्ट कैसे उसको पंप करता है। तो आज हम शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट यानी ब्लड, है ना। ब्लड देखिए, ब्लड के स्टडी को हम सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। ब्लड एक्चुअली क्या है, इज अ कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब वैसा टिश्यू जो पूरे बॉडी को कनेक्ट करता है। आप देख रहे हैं ना, कहाँ कहाँ से ये ऑक्सीजन को लेकर के कहाँ पहुंच रहा है, वहां से फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर कहाँ पहुंच रहा है। इस तरह से क्या कर रहा है, ये पूरे बॉडी को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। विच इज रेड इन कलर, लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड क्या, कोलोइडल फॉर्म में है। कोलोइडल फॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप कहिए कि लग तो रहा है लिक्विड, लेकिन अगर छानने से पूरी तरह से नहीं छनाएगा, कुछ पार्ट ऊपर रह जाएगा, वो कोलोइडल पार्ट हो गया। दैट सर्कुलेट इन बॉडी। तो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू विच इज रेड कलर लिक्विड दैट सर्कुलेट इन बॉडी। बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है रेड कलर का ये लिक्विड, और ये कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि पूरे बॉडी के पार्ट को कनेक्ट करता है, ठीक है। ठीक है, चलिए, ये ब्लड के जो है वो 4 पार्ट होते हैं। ब्लड के अंदर लिक्विड दिख तो रहा है ये, लेकिन इसके 4 पार्ट होते हैं, जो कि मेनली 2 भागों में बटा होगा। पहला लिक्विड भाग जो होगा, और दूसरा जो है जो सॉलिड भाग होगा। तो लिक्विड भाग जो है वो 60% है। ब्लड में जो 60% लिक्विड पार्ट है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा, ठीक है। मान लीजिए लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। उसके अंदर 3 सॉलिड कार्पसेल्स जो हैं 40% कवर करते हैं कार्पसेल्स, जिसमें कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये 3 तरह के कार्पसेल्स हैं जो कि प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। तो प्लाज्मा क्या हो गया, लिक्विड फॉर्म हो गया, और उसके अंदर कार्पसेल्स जो हैं वो तैर रहे हैं। तो ब्लड के 4 पार्ट हो गए, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। जिसमें प्लाज्मा क्या है, लिक्विड पार्ट है, बेस बना रहा है, ठीक है। उसके ऊपर सॉलिड पार्ट कौन कौन से तैर रहे हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ये क्या हुआ, हमारा लिक्विड पार्ट हुआ। जैसे हम कहें ना कि कोलोइडल फॉर्म है, छानने से पूरी तरह से नहीं छनेगा। तो जब हम ब्लड को मान लीजिए छानते हैं तो प्लाज्मा ही केवल नीचे आएगा, ऊपर में ये तीनों अटक जाएंगे। बात समझ में आई, ये लिक्विड फॉर्म है और ये तीनों सॉलिड फॉर्म है, ठीक है।
तो ये ब्लड को हम 4 भागों में बांटे, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अब हम इन सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। प्लाज्मा एक्चुअली कलरलेस होता है, या अगर हम कलर कहें तो एकदम लाइट येलो, पेल कलर जिसको कहते हैं वो कलर है, ये कलरलेस है प्लाज्मा। ठीक है, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड है। ब्लड का ये क्या है, लिक्विड पार्ट है। और ये एक्चुअली ये लिक्विड पार्ट है, इसमें 90% वाटर ही होता है। इट इज 90% वाटर, और उसमें कुछ डिजोल्व सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, डाइजेस्टेड फूड हो गया, कॉमन सॉल्ट हो गया, वेस्ट। डाइजेस्टेड फूड यानी समझ रहे हैं आप, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जा रहा है, डाइजेस्टेड फूड। कॉमन सॉल्ट, वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, जो बॉडी से जिनको बाहर निकलना है, वो सभी प्लाज्मा में सर्कुलेट होते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्लड का। एंड हॉर्मोन्स, ये सारी चीजों को, ब्लड में हॉर्मोन्स भी, पूरे बॉडी में हॉर्मोन्स भी तो सर्कुलेट होते हैं। तो देखिए प्लाज्मा का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये बेस तैयार करता है, लिक्विड फॉर्म है। 60% ब्लड का प्लाज्मा ही है, और इसमें इसके अंदर भी 90% वाटर होते हैं, और जो डिजोल्व सब्सटेंस होते हैं वो है प्रोटीन, डाइजेस्टेड फूड, कॉमन सॉल्ट, वेस्ट प्रोडक्ट, हॉर्मोन्स। अगर हम ये कहें कि प्लाज्मा किन किन चीजों को सर्कुलेट करता है, मेनली तो हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो हमको ट्रांसपोर्ट के बारे में ही सोचना है। तो प्लाज्मा किन किन चीजों को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो मेजर चीजों को प्लाज्मा ही ट्रांसपोर्ट कर रहा है, चाहे वो प्रोटीन हो गया, डाइजेस्टेड फूड हो गया, कॉमन सॉल्ट हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, दो चीजें हम रेस्पिरेशन में पढ़े हैं ना कि सर्कुलेट होता है। तो उसमें ऑक्सीजन को कैरी तो हीमोग्लोबिन करता है जो कि आरबीसी में है, और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को भी आरबीसी कैरी करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लाज्मा में ही घुल करके जाते हैं। इसलिए प्लाज्मा एक मेजर पार्ट रोल प्ले करता है इसमें, ब्लड में, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, इसमें फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इसको अगर हम निकाल देते हैं तो एकदम येलो कलर का, ये लाइट येलो फॉर्म है, ये प्लाज्मा कलरलेस। अब नेक्स्ट आते हैं हम कर्पसल्स में, जो कि 40% कवर करते हैं। 60% तो प्लाज्मा हो गया, ठीक है। अब 40% में हो गया हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कर्पसल्स, जिसको हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कर्पसल्स, जिसको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। प्लेटलेट्स, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, वन बाय वन इन सबको भी कवर करेंगे। सबसे पहले हम आरबीसी को कवर करते हैं। देखिए आरबीसी, इट इज रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन। ब्लड का कलर क्या है, रेड है। तो हम प्लाज्मा को देख रहे हैं कलरलेस है, ये भी कलरलेस है, ये भी कलरलेस है। तो ब्लड को रेड कलर देने वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल आरबीसी को ही है, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन ही है जो ब्लड को रेड कलर दे रहा है, बाकी सारे पार्ट कलरलेस हैं। तो ये रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसमें प्रेजेंट है, आरबीसी में, और हीमोग्लोबिन रेड पिगमेंट है, इसलिए ये पूरे ब्लड को ही रेड कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन, जिसमें कि एक क्या प्रेजेंट होता है, आयरन, है ना। हीमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट होता है। तो जैसे कि हमारे जैसे एनीमिया पेशेंट जो होते हैं, जिनमें आयरन की कमी हो जाती है, उनमें हीमोग्लोबिन कम होता है। हीमोग्लोबिन मेल में 14 होता है और फीमेल में 13, थोड़ा कम होता है। इसलिए फीमेल क्या होती है, थोड़ी सी वीक होती है, तो क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन ही कम रहता है। मेल में ज्यादा 14 रहेगा और इसमें क्या रहेगा, फीमेल में 13। तो अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो गई बॉडी में, या आयरन की कमी हो गई, तो उसी को ही हम एनीमिया कहते हैं। ठीक है, इसका काम क्या है, हीमोग्लोबिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पिगमेंट है। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मेन ये हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को कंबाइन कर सकता है, तो ये हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। जो ऑक्सीजन हमारा लंग्स लिया अंदर, अब लंग्स से उस ऑक्सीजन को लेकर पूरे सेल तक पहुंचाने का काम हीमोग्लोबिन का है। ठीक है, आरबीसी, इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, इट ऑल्सो कैरीज सम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स। थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है, पूरे सेल से लेकर लंग्स तक जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ कैरी होते हैं, प्लाज्मा के साथ। ठीक है, अब देखिए आरबीसी डू नॉट हैव न्यूक्लियाई।
आरबीसी और प्लेटलेट्स इन दोनों को हम देखेंगे ना तो इसमें न्यूक्लियाई या लाइसोसोम अदर ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। आरबीसी डू नॉट हैव न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई नहीं है इसका मतलब समझते हैं, न्यूक्लियाई नहीं है इसका मतलब कि इसमें डीएनए और आरएनए भी नहीं होगा। तो जो हम डीएनए टेस्ट कराते हैं, जैसे हम बाल का डीएनए टेस्ट हो सकता है, नाखून से डीएनए टेस्ट हो सकता है, लेकिन आरबीसी से डीएनए टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आरबीसी में न्यूक्लियस है ही नहीं। जब डीएनए नहीं है तो ये टेस्ट कैसे कर पाएगा? तो जो डीएनए टेस्ट होता है ब्लड में वो आरबीसी और प्लेटलेट्स नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस है ही नहीं, और न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए और आरएनए होते हैं। ठीक है, ये आरबीसी कहाँ बनता है? बोन मैरो में। बोन मैरो जैसे कि हम जो जितने भी बॉडी बना हुआ है, बॉडी एडल्ट बॉडी हुआ, जो लंबे बोन्स होते हैं उसके अंदर जालीदार स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं बोन मैरो। वो उसी बोन मैरो में आरबीसी जो है वो बनता है। लेकिन किसमें? एडल्ट के केस में। लेकिन जब एम्ब्रियो रहता है, बच्चा जब माँ के गर्भ के अंदर है, तब तो उसमें हड्डी होती ही नहीं है, होगी भी होती भी है तो बहुत सॉफ्ट होती है ना। तो वहां पर उस वक्त आरबीसी जो बनता है उसके लीवर में बनता है। तो आरबीसी कहाँ बनता है? बोन मैरो में, और एम्ब्रियो के केस में आरबीसी लीवर में बनता है। देखिए, ब्लड में सबसे ज्यादा जो नंबर है, सबसे अधिक कंटेंट में कौन प्रेजेंट होता है? आरबीसी। इसकी संख्या कितनी है? 5 मिलियन, यानी 50 लाख। सबसे ज्यादा आरबीसी होता है। ठीक है, आरबीसी सबसे ज्यादा होता है और इसका लाइफ स्पैन 120 डेज होता है। 120 दिन के बाद ये मर जाते हैं। इनका लाइफ स्पैन छोटा होता है, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं। जिस स्पीड में ये मरते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा स्पीड में ये बनते हैं। तो मरने के बाद ये कहाँ इकट्ठा होते हैं? स्प्लीन में। स्प्लीन जो है वो आपका स्टोर हाउस ऑफ द ब्लड भी कह सकते हैं और ग्रेवयार्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि स्प्लीन में क्या होगा? स्टोर भी होगा ब्लड, और साथ साथ जो ब्लड मर गया, जैसे आरबीसी का 120 डेज है, 120 डेज के बाद ये नहीं रहा तो ये कहाँ जाके जमा होगा? स्प्लीन में होगा। तो इसका 120 डेज है। तो लाइफ स्पैन कम है, क्योंकि न्यूक्लियाई भी इसमें नहीं है। लेकिन लाइफ स्पैन कम होने से ये नहीं है कि बॉडी में आरबीसी की कमी हो जाएगी। अगर नॉर्मल बॉडी है तो जिस स्पीड में ये मर रहा है उसका 4 गुना स्पीड में बनता भी जाएगा। इसलिए अगर कोई ब्लड डोनेट करता है तो एक दिन में उसकी कमी पूरी भी हो जाती है। ठीक है, अगर हम इसका शेप में लेंगे तो ये सर्कुलर है, लेकिन जैसे जैसे हम हाइट में जाते हैं इसका साइज जो है ये बढ़ने लगता है आरबीसी। इसमें लाइसोसोम नहीं है और न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस नहीं है तो डीएनए और आरएनए भी नहीं है, तो ये डीएनए टेस्ट भी नहीं कर पाएगा। अब देखिए, ये कहता है कि मोर देन 95% ऑफ कार्पसल्स। कार्पसल्स 3 हुए ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो इसमें सबसे ज्यादा फॉर्म देखिए, इसका 50 लाख है आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी 10,000 है मात्र, और प्लेटलेट्स कितना है? 2 लाख। तो सबसे ज्यादा क्या है? आरबीसी। तो जितने भी कार्पसल्स हैं उसका 95% कौन कवर करता है? आरबीसी कवर करता है। ठीक है, आरबीसी जो है ना वो हमें हमेशा एक्टिव रखता है, हमें हमेशा एनर्जेटिक रखता है। तो ये अगर इसकी कमी हो जाती है, इसका मतलब कि हमारे बॉडी में आयरन की कमी है, हम हमेशा थके थके से महसूस करेंगे, कुछ इच्छा होगी करने की तब भी हम काम नहीं कर पाएंगे। तो आरबीसी को फिर से हम रिमाइंड करते हैं। आरबीसी क्या है? रेड कलर है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। ये हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करता है और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को भी। ये बोन मैरो में बनते हैं और एम्ब्रायो के केस में लीवर में। इनकी संख्या पूरे कार्पसल्स में सबसे ज्यादा है, 5 मिलियन। लाइफ स्पैन थोड़ा कम है, 120 डेज, लेकिन जिस स्पीड में ये मरते हैं उससे 4 गुना स्पीड में बनते भी हैं। न्यूक्लियस नहीं होने की वजह से इसके आरबीसी जो डीएनए टेस्ट नहीं दे पाता है। पूरे कार्पसल्स का 95% आरबीसी ही कवर करता है। ये हमारे बॉडी को एक्टिव रखता है, एनर्जेटिक रखता है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी है यानी आयरन की कमी है तो हमें एनीमिया नामक डिजीज होता है, हम हमेशा थके थके से महसूस करते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे में आते हैं, डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट्स। देखिए, डब्ल्यूबीसी अब हम देखें कि प्लाज्मा तो मेनली बहुत सारी चीजों को कैरी कर रहा है, आरबीसी मेनली ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, लेकिन डब्ल्यूबीसी का काम कैरी करना नहीं है। ब्लड तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है ना, देख रहे हैं, टिश्यू है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है। तो जो डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, व्हाइट दिख रहा है मतलब कि ये भी रेड नहीं है, ये भी व्हाइट है। तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स किसी चीज को कैरी नहीं करता है,
ये WBC फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। ये हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है और हमें किसी भी बीमारियों से बचाता है। इट किल्स द जर्म्स, या तो ये जर्म्स को डायरेक्ट किल करता है या फिर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है, अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग जर्म्स, या उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाता है ताकि आने वाले जर्म से वो लड़े और उसको मारे। देखिए इसके पास न्यूक्लियस है, इसको हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे कैसे ये क्या करता है। इसके पास न्यूक्लियस है, WBC के पास न्यूक्लियस है, यानी ये DNA टेस्ट करेगा। WBC का नंबर 10,000 है, जहां RBC का नंबर 50 लाख 5 मिलियंस है, WBC 10,000 है। और ये देखिए 4 डेज इसका लाइफ स्पैन है। ठीक है, ये सभी जो है वो मरते भी हैं और बनते भी जाते हैं। ठीक है, 4 डेज है, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता। देखिए WBC ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें 5 टाइप के WBC होते हैं: एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल्स एंड बेसोफिल्स। देखिए जब भी ये कैसे हमारे बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। मान लीजिए कोई जर्म हमारे बॉडी के अंदर एंटर किया, जैसे ही बॉडी के अंदर एंटर किया करता है, WBC जो है वो एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी क्या है? सोल्जर्स है, वो देखता है, ये इसको सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहते हैं WBC को। ये क्या करता है? एंटीबॉडी देखता है कि जर्म्स आया है, ठीक है, अब वो लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करता है। लिम्फोसाइट्स टी सेल्स है जो कि मेनली फाइट करता है, WBC का ही पार्ट है। लिम्फोसाइट्स मेनली जर्म से फाइट करता है और उसको मार देता है। और जब ये मार देता है सारे जर्म्स को, तो जर्म्स तो मरे हुए हैं, वो सड़ जाएंगे बॉडी के अंदर, तो उनको खाने का काम मोनोसाइट्स करता है। एंटीबॉडीज फिर मोनोसाइट्स को बोलेगा कि लिम्फोसाइट्स ने मार दिया है, आप जाकर उसको खा लो ताकि वो सड़े नहीं बॉडी के अंदर। तो ये तीनों जो है इस तरह से वो काम करते हैं। न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल्स, बेसोफिल्स, ये भी बॉडी के में अलग अलग तरह से प्रोटेक्शन में काम करते हैं। इनका ज्यादा काम नहीं है, मेनली एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, ये तीनों मिलकर बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, जो डिजीज होता है, जैसे कि इसमें हमने कहा कि हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है, तो इसमें देखिए इसका जो नंबर है ना, ये 10,000 अगर है तो सही है। ल्यूकेमिया का मतलब क्या होता है? कैंसर। इसका नंबर बहुत ज्यादा भी नहीं बढ़ना चाहिए बॉडी में, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। इसका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ा है बॉडी में, इसका मतलब अंदर में बहुत ज्यादा जर्म्स है जिनसे बॉडी लड़ाई कर रहा है और बॉडी नॉर्मल नहीं है। तो देखिए जो HIV जो होता है ना, उसमें लिम्फोसाइट्स ही मर जाता है। मेनली हमने कहा कि लिम्फोसाइट्स फाइट करके जर्म्स को मारता है, तो HIV में लिम्फोसाइट्स ही नहीं रहता है, इसलिए बॉडी किसी भी जर्म से लड़ नहीं पाता है। छोटी से छोटी बीमारियों का भी बॉडी जो है वो एकदम शिकार हो जाता है। तो WBC क्या हो गया? सोल्जर ऑफ द बॉडी। इनका ट्रांसपोर्टेशन से मतलब नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन मेनली प्लाज्मा कर रहा है सारी चीजों का, और RBC ऑक्सीजन का कर रहा है और थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड का भी कर रहा है। ये क्या कर रहे हैं? ब्लड में है और ये हमारे ब्लड को, हमारे बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सोल्जर बने हुए हैं। बॉडी में किसी भी तरह के जर्म्स आ रहे हैं तो उनसे ये लड़ रहे हैं, उनको मार रहे हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो चौथा है वो है प्लेटलेट्स, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ये भी क्या है? ये बोन मैरो में जो भी सेल्स होते हैं उनमें कुछ फ्रेगमेंट्स ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्म्ड इन बोन मैरो, फ्रेगमेंट ऑफ सेल हैं। ये क्या करते हैं? प्लेटलेट्स का मेन काम होता है कोगुलेशन में। जैसे कहीं भी चोट लग गया या कट गया तो ब्लड क्या होता है? बहने लगता है। तो इसमें जो जैसे ही ब्लड बहने लगता है वहां पे जाके प्लेटलेट्स जाकर जमा हो जाते हैं, और फाइब्रिनोजेन जो है वो जाकर के वहां पर एक जाल सा बना देता है। प्लेटलेट फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है एक जाल सा बना देता है, जो कि धीरे धीरे सॉलिड हो जाता है। सॉलिड होकर फिर एक छोटा सा पतला सा परत बन जाता है, और फिर धीरे नीचे में सारे सेल्स बनते रहते हैं, तब तक वो परत ऊपर में रहता है। और जब सारे परत बन जाते हैं नीचे के, तो वो परत भी हट जाता है और नॉर्मल जो हमारा बॉडी है वैसा स्किन बन जाता है। तो ये मेन कोगुलेशन, ब्लड के कोगुलेशन में हेल्प करते हैं। जहां भी बॉडी कहीं कट गया है या ब्लीडिंग हो रहा है तो ये प्लेटलेट्स वहां जाकर जम जाते हैं और वो खून को ज्यादा नुकसान नहीं होने देते, बहने नहीं देते। दे डू नॉट हैव न्यूक्लियाई, प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियाई नहीं है, इसलिए ये भी DNA टेस्ट नहीं दे पाएंगे। दे आर मेड इन बोन मैरो, ये भी बोन मैरो में बनते हैं। इनका नंबर 2 लाख है,
इनका लाइफ स्पैन 7 डेज है। ये भी हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। प्लेटलेट्स की कमी से कौन सा होता है, डेंगू होता है ना। अगर डेंगू होगा तो आपका शरीर एकदम से कमजोर हो जाता है, खड़े होने लायक भी आप नहीं रहते। तो प्लेटलेट्स का जो संख्या 2 लाख ये नॉर्मल होना चाहिए। इससे अगर कम हो रहा है तो फिर आपको डॉक्टर से चेकअप कराना है। तो ये जो 3 चीज देखे हम, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये तीनों कार्पसल्स हैं। आरबीसी की कमी से यानी हीमोग्लोबिन की कमी से यानी आयरन की कमी से एनीमिया होता है। डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स जो है ये भी हमारे बॉडी को हर तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, जर्म से, डिजीज से। और प्लेटलेट्स मेनली ब्लड को कोआगुलेट करता है, कटने पर ब्लड को बहने नहीं देता, और साथ ही साथ हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। देखिए, और ये जो ब्लड है वो कहाँ स्टोर होता है, स्प्लीन में। और ब्लड जैसे कह रहे हैं कि हम जल्दी जल्दी ये मरते हैं, इनका लाइफ स्पैन कम है, तो ये जल्दी जल्दी मरता है, तब भी ये तो हमेशा जिंदा रहेगा। प्लाज्मा हमेशा प्रेजेंट है, ये बन रहे हैं, आ रहे हैं, बन रहे हैं, मतलब कि मर रहे हैं, फिर बन रहे हैं, फिर आ रहे हैं। ये इन तीनों का काम है, वो जस का तस पड़ा हुआ है। इसलिए ब्लड में किसी चीज की कभी कमी नहीं होती। तो ये सारे पार्ट हो गए ब्लड के। ब्लड के 4 पार्ट हुए, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है जो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस को कैरी करता है। मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड भी उसी में जाते हैं, डाइजेस्टेड फूड भी उसी से सर्कुलेट होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया भी उसी से ट्रांसपोर्ट होगा। आरबीसी मेनली ऑक्सीजन को कैरी करता है और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को भी। डब्ल्यूबीसी डिजीज से फाइट करता है, हमें प्रोटेक्शन करता है डिजीज से। और प्लेटलेट्स ब्लड के कोआगुलेशन में हेल्प करता है। ये सारे पार्ट हो गए ब्लड के। अब हम ये देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि ब्लड जो है कैसे मूव करता है पूरे बॉडी के अंदर। उसके नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। ठीक है।